हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। देखिएगा, आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है 100% एक्सपेक्टेड पेपर्स। और ये जो अपने पेपर्स है ये अपने मन से नहीं बनाए हैं, ये रेलवे द्वारा ऑनलाइन एग्जाम्स में पिछले साल पूछे गए पेपर ही है। तो इन पेपर्स को मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और बिल्कुल 100% सेम टू सेम आपसे ये पेपर्स आपके और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो टोटली मान के चलिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इन पेपर्स को मैं डेली सॉल्व करवाने वाला हूँ। आज ये पेपर सेट नंबर 1 है। देखिएगा, आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो मैं पहला पेपर सेट लेके आया हूँ, इस पेपर सेट के अंदर मैं ओनली 50 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ एक बार, ओके। और उसके बाद में अपना जो भी पेपर सेट आएगा उसके अंदर मैं पूरे 100 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। इसके अंदर मैं 50 क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ ताकि एक बार आप देख सको कि हाँ किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। 50 के आप डबल कर दीजिएगा। अपन जो नेक्स्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से अपन 35-40 पेपर आप लोगों के लिए सॉल्व करेंगे जो एग्जाम्स में आपके एनटीपीसी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ओके। और इससे ज़्यादा हाई लेवल बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, ये मान के चलिएगा। ये मैक्सिमम हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, इससे हाई लेवल एक भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोगों ने ये 35-40 पेपर सेट अच्छे से कर लिया है तो इसका मतलब आप लोगों का 100% सिलेक्शन है। और मेरी भी जिम्मेदारी यही है कि जो मेरे साथ नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ विश्वास के साथ में जुड़े हुए हैं उनका भी मैं सिलेक्शन कराऊँ, ओके। उनका जो विश्वास है वो विश्वास बिल्कुल बने रहना चाहिए। इसी सीक्वेंस में ये जो सीरीज को चला रहा हूँ आप लोगों के लिए बिल्कुल 100% एक्सपेक्टेड पेपर है। ये मत समझिएगा ये ओनली एनटीपीसी के लिए है, ये भी आपके ग्रुप डी के भी आप मान के चल सकते हो इनको, ओके। और इससे हाई लेवल 1% भी नहीं आएगा, ये मान बिल्कुल 100% है, ये मैक्सिमम हाई लेवल है, ओके। और आपने हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जितने भी रेलवे पूछ सकता है, तो आपके जो इजी क्वेश्चन है उनको बिल्कुल आप हवा में ही सॉल्व कर दोगे। तो पहला पेपर सेट है, पहले पेपर सेट में ओनली 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। बाकी अपने जो पेपर सेट आएंगे नेक्स्ट उनके अंदर मैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ओके। तो वीडियो छोटा बनने वाला है, ओनली 50 क्वेश्चन का सेट है, ओके। तो अपन सॉल्व करते हैं इसको, ओके। तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो शुरू से जुड़े हुए उन्होंने तो बिना कहे ही लाइक वगैरह कर दिया होगा, ओके। तो शुरुआत कर लें, ठीक है। सही नहीं चल रहा था तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या बनेगा, अभी देखा था हमने, क्या आंसर था इसका 14 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में मौजूद, आंसर पहले बोल दिया। क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के किस कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। कोई भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और किस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे अपना आंसर था बाह्यतम कोश, आउटरमोस्ट शेल। और जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। अब सही चल रहा है कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार, आउटरमोस्ट शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने था कि पूरे देश में स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एचआरडी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना का नाम क्या था। एचआरडी का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा ट्रैक करने के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री क्या होगा, प्रदर्शन, अचीवर्स, शाला अस्मिता या द परफॉर्मर्स। क्या आंसर बनेगा, यहाँ पे आंसर देते रहेगा। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा सी के साथ में, शाला अस्मिता, शाला अस्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि, क्या आंसर बनेगा, गणतांत्रिक है, रिपब्लिक है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है, इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है, इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक। क्या आंसर बनेगा। तो अपन किस पे टिक लगाएंगे, देखिएगा सभी के सभी किससे रिलेटेड है। गणतांत्रिक का मतलब होता क्या है, जिसमें जनता चुनाव करती है, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार का आनुवंशिक नहीं होता, हैज नो हेरिडेटरी एलिमेंट, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, यानी राजा महाराजा वाली प्रजा ही नहीं है इसमें। इसका आंसर क्या होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से आपको असंगत को कलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 50 क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना कि 50 में से आप कितने क्वेश्चंस को सही कर रहे हो, ठीक है। इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपन पूरे जितने भी 30 सेट है पूरे कवर करेंगे। इसमें क्या होगा, डिफरेंट बताना है, ऑड बताना है। 153, 137, 731, 317। क्या आंसर होगा। ओनली 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको सॉल्व करने का, तो ध्यान दीजिएगा। इनको ऐड कीजिएगा डिजिट्स को, 7 3 10 1 11, 7 3 10 1 11, 7 3 10 1 11, 5 3 8 1 9। तो डिफरेंट कौन सा होगा, ये अपना डिफरेंट हो गया, बिल्कुल सही है, ये अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आर्थर प्रेरा किस खेल से संबंधित है? आर्थर प्रेरा किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस या फुटबॉल? आर्थर प्रेरा किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अपना डी के साथ में, फुटबॉल। आर्थर प्रेरा फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले एशियाई खेल का आयोजन इनमें से किस देश में किया गया? फर्स्ट एशियन गेम्स किस देश के अंदर आयोजित किए गए? भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, चाइना? पहले एशियाई खेल का आयोजन इनमें से किस देश में किया गया? क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे आंसर हो जाएगा अपना इंडिया के साथ में। इंडिया के अंदर पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक सूचक है यानी जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसमें यदि pH 4 से 5 है तो इसका मतलब क्या हो गया? 0 से 14 तक की स्केल होती है, 7 पर न्यूट्रल होता है, लेकिन यदि 4 से 5 के बीच में pH है तो इसको आप क्या बोलोगे? प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार या प्रबल अम्ल? बताइएगा क्या कहेंगे इनको? यदि 4 से 5 के बीच में तो ऑब्वियसली एसिड कहेंगे, तो यानी क्षार वाले ऑप्शन तो अपने हट गए। अब बताइए इनमें से दुर्बल अम्ल होगा या प्रबल अम्ल होगा? वीक एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? क्या आंसर बनेगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 का? 8 का बनेगा वीक एसिड। यहाँ पे आता है वीक एसिड और यहाँ पे आ गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी के साथ में। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर बी हो रहा है अपना, बिल्कुल सही है आंसर, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व तक एक अष्टक नियम लागू होता है? ऑक्टेव लॉ। ऑक्टेव लॉ किसने दिए थे? न्यूलैंड। न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल्स दिए थे। तो ये पूछा गया कि अप टू विच एलिमेंट वाज द लॉ ऑफ ऑक्टेव फाउंड टू बी एप्लीकेबल? किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है? अष्टक नियम वही था कि एक के बाद में जो 8वां एलिमेंट आते हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? पोटेशियम, ऑक्सीजन, कोबाल्ट और कैल्शियम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम के साथ में। अलग से एक पेपर रखिएगा अपने पास में, उसमें रॉन्ग और राइट लगाते जाइएगा कि आप कितने क्वेश्चंस राइट कर रहे हो, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, खोज किसने की? सर रोनाल्ड रॉस, सर आइजैक न्यूटन, माइकल एस ब्राउन या होमी जहांगीर भाभा? क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा अपना सर रोनाल्ड रॉस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सोनार की फुल फॉर्म क्या है? देखिएगा सोनार और रडार दोनों की एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो यहाँ पे बताइएगा सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रिसीविंग, साउंड इन नेवी एंड इन रिसीवर्स, साउंड नॉट इन एयरक्राफ्ट रेंज? क्या आंसर बनेगा? आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। और रडार की होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो आंसर ए सही है। इसका बताएगा क्वेश्चन नंबर 12 की बात है, किसी भी संख्या का दशमलव भाग हमेशा होता है, दशमलव भाग हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा, 2 से बड़ा या 0 से छोटा या 1 से बड़ा? दशमलव की बात हो रही है। पॉइंट्स के अंदर अपन कोई भी डिजिट्स को लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? क्या आंसर बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आंसर बनेगा? जैसे मैंने लिख दिया 0.9, ये दशमलव है, लेकिन ये 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 1 से हमेशा छोटी होगी, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा दशमलव संख्या उसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो अपना आंसर यहाँ पे ए सही बनेगा। 0 से छोटी नहीं होगी, 0 से छोटी तो नेगेटिव हो जाएगी, दशमलव नहीं होगी नेगेटिव हो जाएगी, तो 1 से छोटी, अपना आंसर हो जाएगा 1 के साथ में, बिल्कुल सही आंसर है 1 से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? देखिएगा CBT 1 के अंदर कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, CBT 1 इजीली क्लियर हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको। भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कैलोरी, किलोग्राम, किलोवाट या मीटर। भोजन की ऊर्जा किसके अंदर मेजर करेंगे? सिंपल सा आंसर है, किसमें आंसर हो जाएगा अपना? कैलोरी के अंदर अपन मेजर करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल से ध्यान दीजिएगा, गाँवों के अंदर 2400 कैलोरी जरूरी है और शहरों के लिए 2100 कैलोरी, ये दोनों मापदंड आपको ध्यान में रखना है। ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी और शहरीकरण के लिए 2100 कैलोरी एडल्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। सीरीज कंप्लीट करनी है आपको, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पैटर्न ध्यान में रखिएगा, हो सकता है जो मैं आपको पैटर्न बताऊं ना, ओनली पैटर्न को आप अपनी कॉपी के ऊपर साइड में कहीं पे भी लिख लीजिएगा। एग्जाम देने जाओ बस एक बार पैटर्न पर नजर मार के चली जाएगा, हाँ इस तरीके का पैटर्न पूछा जा सकता है। इसमें क्या पैटर्न बनेगा? 9, 5.5, 7.5, 19, 84 और नेक्स्ट टर्म अपने को यहाँ पे बतानी है, ठीक है। इसमें क्या आंसर बनेगा?
आंसर दीजिएगा। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, लॉजिक लगाइएगा। चलो मैं बता देता हूँ। इसमें आप देखोगे, इसमें यानी गुणा किया इसने 0.5 से, प्लस 0.5 का डबल कितना होता है 1, इसने जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 था, 1 का डबल कीजिएगा तो 1 से गुणा कीजिएगा और इसमें 2 जोड़ दीजिएगा। अब इसमें क्या होगा, 2 से गुणा कीजिएगा और इसमें 2 का डबल यानी 4 जोड़ दीजिएगा। अब इसको 4 से गुणा करना है और इसका डबल जोड़ दीजिएगा 8। ठीक है, तो देखिएगा 9 का आधा करूंगा, 0.5 से गुणा आधा, आधा में से 1 करूंगा तो यानी 4.5 में 1 जुड़ेगा 5.5। 5.5 को मैंने 1 से किया तो 5.5 प्लस 2 जुड़ गए 7.5। 7.5 को मैं 2 से गुणा करूंगा यानी 14, 1 15, 15 4 19, 19 4 76, 76 8 84। अब यहाँ क्या होगा, यानी ये 8 था तो 8 से गुणा करूंगा और 8 का डबल जोड़ दूंगा 16। पैटर्न ध्यान रखिएगा, पैटर्न को लिख सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि इस तरीके से कॉपी में लिख दीजिएगा 0.5 प्लस 1 प्लस गुणा, यानी गुणा हो रहा है ये सभी के सभी, बाद में गुणा 1 प्लस 2, बाद में गुणा 2 प्लस 4, गुणा 4 प्लस 8, गुणा 8 प्लस 16। ये पैटर्न है इसके अंदर। तो 84 को 8 से गुणा कर लीजिएगा तो 832 असल 3, 8 64 3 67 और इसमें 16 ऐड कर दीजिएगा। 6 2 8 7 1 8 688 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न आपको ध्यान में रखना कि इस तरीके का पैटर्न से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर बताना है क्या होगा। यदि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, जहां पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है। इसमें कुछ नहीं करना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा और लेफ्ट और राइट को बराबर कीजिएगा। थीटा की वैल्यू इधर रख दीजिएगा और थीटा की वैल्यू इधर रख दीजिएगा और कुछ देखिएगा दोनों बराबर वैल्यू आती है या नहीं आती है। ठीक है, सबसे पहले मैं 0 रखता हूँ और 90 रखता हूँ। 0 था नहीं तो मैं 90 रख के देखता हूँ, तो इधर 90 रखता हूँ तो 2 sin 90, sin 90 की वैल्यू होती है हमेशा 1, तो यहाँ तो आ जाएगा ओनली 2। इधर 90 रखता हूँ तो ये तो होगी 0, क्योंकि cos 90 हो जाता है 0, ये भी 0 हो जाएगी क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, यहाँ पे 2 तो ओनली 2 बचेगा, यानी LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी थीटा की वैल्यू है वो यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किस भारतीय शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर सबका सही होना चाहिए। किस भारतीय शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है? रांची, जमशेदपुर, धनबाद और भिलाई। बहुत ही सिंपल है, जमशेदजी टाटा से रिलेटेड यानी जमशेदपुर अपना आंसर हो जाएगा 16 के अंदर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, PQR किसी कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्हें साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिएगा सिंपल सी बात है, P 24, Q 16, R 12। पहले अपन एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाता है 48, इधर आ जाती है दक्षता एफिशिएंसी, 48 में 24 का भाग गया 2, 16 का भाग गया 3 बार, 12 का गया 2 बार। तीनों का पूछा है तो तीनों की एफिशिएंसी होगी 3 2 5 और 2 7, तो 48/7। 48 में 7 का भाग देते हैं, 7 7 49 यानी 7 6 42 और 7 7 49, अप्रोक्सीमेट 7 दिन लग रहे हैं। तो अपना आंसर क्या जाना चाहिए? सही किया है क्या? 24 16 12, 24 16 12, 24 दूना 48, 16 दूनी 16 3 48 सही है, और 12 चौक 48, सॉरी यहाँ पे 4 होगा तो 4 3 7 2, यहाँ पे 9 आएगा और 9 का भाग देना अपने को 48 में, तो 9 5 45, 9 5 45 सही 3/9, तो 5 से 3/9, तो 3/9 को आप वापिस से गुणा कर दीजिएगा। 24 से गुणा कर दो मैं, 3 का इसमें गया 3 का इसमें गया 8, तो 5 दिन 8 घंटे अपना आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल सही आंसर है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कन्वर्जन देख लेना लास्ट के अंदर, यहाँ से कन्वर्जन में कंफ्यूजन होकर आपका आंसर गलत करवा सकता है ये जल्दबाजी में। अब भाई यहाँ 5 दिन 8 घंटे या 5 दिन 12 घंटे, ये भी देखो एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बैग के अंदर 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के 1:2:3 के अनुपात में कॉइन्स हैं। बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए, तो 5 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? अपन रख लेते हैं 25 पैसे अनुपात 10 पैसे अनुपात 5 पैसे, इनका अनुपात दे रखा है अपने पास 1:2:3। यह कॉइन्स का रेशियो, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रेशियो। ठीक है, ये रेशियो है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपको टोटल दे रखा है, टोटल रुपीज दे रखे 30 रुपए, संख्या आ गई। अब इनको मैं रुपए में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास रुपए दे रखे तो मैं इनको रुपए में कन्वर्ट करूंगा। अक्स पैसे हैं, इनको रुपए बनाने के लिए मैं 4 का भाग दूंगा, क्योंकि 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं।
1 रुपये में 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 10। तो इसमें मैं 10 का भाग दूंगा, 2x/10। 1 रुपये में 5 पैसे के कितने बनेंगे? 20 कॉइन्स बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 30x में 20 का भाग दे दिया। अब ये पैसों की बजाय सभी के सभी किस में कन्वर्ट हो गए? रुपए के अंदर, यानी ये रुपए बन चुके हैं। और इनका मैं सम करूँ तो सम मेरे पास आना चाहिए 30 रुपये। ठीक है, अब 10, 4 और 20 का एलसीएम होता है 20। तो सभी को मैं 20 से गुणा कर दूँ, इसको भी मैं 20 से गुणा कर दूँ, इसको भी 20 से गुणा कर देता हूँ, इसको भी 20 से और इसको भी 20 से। तो यहाँ पे 20 से गुणा किया 5x, यहाँ पे 20 से गुणा करूंगा यानी 2 दूनी 4x। ठीक है, और यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल यानी 3x, और इक्वल टू 20 से गुणा करूंगा 30 को तो आ जाएगा 600। तो 5 या 9 और 3 12x इक्वल टू 600, x की वैल्यू आ जाएगी 50। अब मेरे से किसका पूछा गया? 5 पैसे के कॉइन्स। तो 5 पैसे के कॉइन्स यानी 3x, तो x की जगह 50 × 3, 50 × 3 यानी 150 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यदि इसमें आपको रुपए दे रखे हैं तो इनको रुपए में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जैसे इसको कर दीजिएगा 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 25 पैसे के 4, 10 पैसे के कितने होते हैं? 10, 5 पैसे के कितने होते हैं? 20। तो इसमें भाग दे दीजिएगा सिंपल सा। जैसे ये था x, इसको कर दिया मैंने 2x, ये था 3x। अब मैंने भाग दिया था ओनली, और कुछ नहीं किया। 4 का भाग दिया, इसमें 10 का भाग दिया, और इसमें मैंने 20 का भाग दिया, और इन सब का मैंने टोटल किया। टोटल करने के बाद मेरे पास रुपए बन गए थे, और इसको मैंने सॉल्व किया था, x की वैल्यू निकाली, और यहाँ पे मैंने 3x से गुणा कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रक्त को धमनियों से सिरों में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? रक्त को धमनियों से सिरों में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने: केशिकाएं, कोशिकाएं, कणिकाएं, कैलोरी। कैपिलरीज, सेल्स, कैलोरीज, कॉर्पुकल्स। क्या होगा आंसर? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कैपिलरीज। कैपिलरीज टिश्यूज होते हैं उनके माध्यम से, कैपिलरीज टिश्यूज होते हैं उनके माध्यम से। ठीक है, रक्त को धमनियों से सिरों में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें कैपिलरीज टिश्यूज बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा अपना ये। इसमें से आपको डिफरेंट को कलेक्ट करना है, बताइएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, लॉजिक लगाइएगा, अपना दिमाग लगाइएगा और आंसर दीजिएगा। इसमें से कौन सा ओड बनेगा? 1975 को इस तरीके से लिख दिया, इसको इस तरीके से लिख दिया। डिजिट हुई है, डिजिट को ही उल्टा सुल्टा किया हुआ है। क्या लॉजिक लगेगा? 5 सेकंड का टाइम है आपके सामने, सोचिएगा, विचारिएगा। तो देखिएगा, मैं बताऊं, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। एक बार इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा तो क्या होगा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा, क्योंकि ये सभी ज़्यादातर डिसेंडिंग में। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं 9 रखूँगा, फिर रखूँगा 7, फिर 5, फिर 1। 9, 7, 5, 1। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिएगा, यानी 8, 4, 3, 2। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में रखोगे तो 5, 3, 2, 1। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखोगे तो 9, 7, 3, 1। अब इसमें लॉजिक क्या लगाए गए? सेकंड डिजिट को देखिएगा। सेकंड डिजिट देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, लेकिन यहाँ पे 5। तो ये अपना डिफरेंट हो जाएगा। इसमें लॉजिक ये लगाया गया, सबको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में रखा गया है सबको, और उसके बाद में सेकंड डिजिट को कंपेरिजन किया गया। लॉजिक क्या लगा है? सबको घटते हुए क्रम में लिखा है और बाद में सेकंड डिजिट का कंपैरिजन देखा गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए जिनको आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या लॉजिक लगेगा। कोई और लॉजिक हो तो आप बताइएगा कि हाँ और लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, आपके सुझाव आमंत्रित है। आपको लगता है कि कोई और लॉजिक है तो लॉजिक अपने जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व को एक्का बोरॉन के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नोन एज एक्का बोरॉन? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा समझ में आ रहा है तो, और इस सीरीज कंप्लीट चलेगी आपकी। क्या आंसर बनेगा? एक्का बोरॉन किसको कहा जाता है? आंसर सी, स्कैंडियम। स्कैंडियम यहाँ पे करेक्ट आंसर माना गया, एक्का बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुओं के बनने की वजह से काली हो जाती है। क्या आंसर बनेगा? चांदी की वस्तुएं कुछ टाइम के बाद में काली पड़ जाती किसकी वजह से होती हैं? AgS, H4, H4 का तो कोई लेना देना ही नहीं है, Ag2S या AgSO4। क्या रिएक्शन बनेगी? तो आंसर हो जाएगा अपना सी के साथ में, Ag2S।
इनका एक्सप्लेन देखेंगे अपन डीपली। 25-25 क्वेश्चन की जो सीरीज है उन्हीं में देखेंगे। इसमें अपना फोकस ये है कि मैथ रीजनिंग अपन इसमें कवर कर लें। इसमें क्या होगा, यदि दो वास्तविक हल है तो बी के मान की वैल्यू बताइएगा। यहाँ पे 2 रियल सॉल्यूशन है। बिल्कुल ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन डेली बेसिस के ऊपर। एक मॉर्निंग में 9 बजे करेंगे और इसी का 50 क्वेश्चन मॉर्निंग में करेंगे, 50 क्वेश्चन शाम को 6 बजे करेंगे अपन। और डेली बेसिस के ऊपर एक पेपर सॉल्व कर लेंगे अपन। तो एनटीपीसी से पहले पूरे पेपर सॉल्व कर लेंगे अपन। इसमें बताइएगा वास्तविक हल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको 3 शर्तें बताऊंगा, तीनों शर्तों को ध्यान दीजिएगा। रियल रूट है, रियल रूट के लिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। इमेजिनरी है, इमेजिनरी के लिए आपका बनेगा डी लेस देन 0। काल्पनिक के लिए बनेगा डी की वैल्यू लेस देन 0। रियल के लिए बनेगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये मैंने ग्रेटर देन इक्वल लगाए, इसको भी मैं 2 भागों में बदलूंगा। यानी रियल है एक तो डी बराबर 0 और एक डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, डी बराबर 0 कब होगा, जब रियल है और इक्वल है। ये कब बनेगा, जब रियल है और इक्वल नहीं है। रियल तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो ये पूछा गया कि 2 वास्तविक रूट है। अब ये तो अपने को कहा नहीं कि रियल है या इक्वल है या इक्वल नहीं है, ओनली रियल दे रखा है। तो डी की वैल्यू अपन ले लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी की वैल्यू कैसी आएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, इसको बोलेंगे। तो निकालिएगा, इसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेता हूँ। तो बी स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए, अक्ष स्क्वायर का गुणांक ए, सी की जगह मैं क्या रखूंगा 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 माइनस 4 से 16 बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 ग्रेटर देन इक्वल 16b। ठीक है, तो या तो 16 होगा ग्रेटर देन 16b, यानी एक ग्रेटर देन बी। बी की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी लेस देन 1 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू बी। तो 1 इक्वल टू बी तो अपन ले नहीं सकते, है ही नहीं ऑप्शन में। तो अपने पास आंसर हो जाएगा बी की वैल्यू लेस देन 1। तो बी की वैल्यू लेस देन 1 अपना बी यहाँ पे मिल रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कॉपी में साथ साथ में करिएगा आप ही। देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सरल है। एक डाकिया डाक लौट रहा था जो उसके सामने उत्तर की ओर है। ठीक है, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये ईस्ट और ये वेस्ट, पूर्व पश्चिम। जब डागर उससे 100 मीटर दूर था, सपोज ये था डागर, ठीक है, और वो बंदा इस पॉइंट पे है, यानी ये 100 मीटर दूर है, ये नॉर्थ की ओर है। जब डागर उससे 100 मीटर दूर था तो वह बाएं मुड़कर शांति विला में अंतिम पत्र देने के लिए 50 मीटर चला। तो वो इधर से ऐसे आ रहा था वो, लेकिन जिससे 100 मीटर दूर था तो वो बाएं मुड़ गया और यहाँ पे शांति विला पे पहुंच चुका, और ये था 50 मीटर पे। अब यहाँ से आप थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो सकते हो कि किधर मेरे को जाना है इस लाइन में। वह फिर मुड़ा और 40 मीटर उसी दिशा में चला और फिर दाहिने और मुड़कर 100 मीटर चला। अब यहाँ से आप कंफ्यूजन हो सकते हो, इसी लाइन को इंग्लिश में जाइएगा। इंग्लिश में देखिएगा, ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 50 मीटर टू डिलीवर द लास्ट लेटर। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये टर्न लेफ्ट नहीं आएगा, ही मूव्ड 50 मीटर टू डिलीवर द लास्ट लेटर एट द शांति विला, हो गया। देन ही मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन फॉर 40 मीटर, यानी वह मुड़ा नहीं, वह 40 मीटर उसी दिशा में चला। तो यानी ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे देखोगे आप सही मिलेगा आपको, ही देन मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन, और यहाँ पे कह रहा है फिर मुड़ा। तो ये थोड़ा ट्रांसलेशन यहाँ पे गलत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप सेम डायरेक्शन में 40 मीटर चलिएगा। ठीक है, और फिर अपने दाहिनी ओर, अब इधर जा रहा है तो दाहिनी ओर इधर होएगा, ये 100 मीटर चला। वह डागर से कितने मीटर की दूरी पे है, अब वो इस पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये 100 है, ये 100 हो चुकी, तो यानी 50 और 40 90 है, ये दूरी हो जाएगी 90 मीटर। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 90 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस श्रेणी को आपको कवर करना है, इसमें क्या आंसर बनेगा। BS GT KA PN क्या आने वाला है, पहला डिजिट ले लीजिएगा, B होता है 2 पे, G होता है 7 पे, K होता है 11 पे, P हो गया 16 पे। नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि सभी के टर्म्स ज़्यादातर अलग अलग हैं। तो पहली टर्म्स देख सकते हो आप, तो यहाँ पे क्या होगा, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, फिर से 5 का डिफरेंस, तो आगे आने वाला डिफरेंस होना चाहिए 4 का, और तो 16 और 4 यानी आगे आने वाली संख्या होनी चाहिए 20 पे। 20 पे होता है अपना T, तो TD अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा, TD। ठीक है, C करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 और 24 की व्युत्क्रमों का एलसीएम क्या होगा।
यहाँ पे व्युत्क्रमों का एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया अपने से 18 और 24। तो ध्यान दीजिएगा 18 की बात करें तो 1/18 हो जाएगा और 1/24 हो जाएगा। इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, यानी अंश अंश का एलसीएम निकालना है। ऊपर है 1 और 1, तो 1 और 1 का तो आपको एलसीएम निकालना है। नीचे 18 और 24 का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 1, एचसीएफ कितना हो जाएगा 18 और 24 का 6। तो यानी अपने पास एलसीएम तो आ गया 1/6, तो 1/6 आंसर हो जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो इसमें ऊपर क्या 1 है, तो 1 और 1 का तो आप एचसीएफ निकाल दीजिएगा और नीचे एलसीएम निकाल दीजिएगा 18 और 24 का। तो एचसीएफ तो एक ही आने वाला है, 18 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा 72। तो 1/72 आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना आंसर हो जाएगा। सही है, 1872 34 72, डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताइएगा क्या लॉजिक लगेगा, आंसर दीजिएगा। सब कुछ सही चल रहा है, शांति कैसे हो रही है कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहो। इसमें बताना है कि क्या आंसर आएगा, क्या लॉजिक लगेगा इसमें। इसमें कुछ नहीं, देखो इनको ऐड किया है, ठीक है, और फिर इसको माइनस किया है। ठीक है, तो देखिएगा 7 और 3 10, 10 में से दोगे 8, 4 2 6, 6 में से दोगे 4। तो इसी प्रकार यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो 8 और 4 12, 12 में से 3 गए 9 और 3 और 1 4, 4 में से गए 3। तो यहाँ पे वही लॉजिक है, 3 2 5, 5 में से 4 गया 1, 4 1 5, 5 में से गया 4, 41 अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं अपन, 41 डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, आंसर दीजिएगा इसका क्या आंसर बनेगा। किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी के साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले राष्ट्रपति ये बने थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल है, इन विच नेचुरल फेनोमेना इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व्ड। स्थैतिक विद्युतिक शामिल है, किसके अंदर शामिल है, ओलावृष्टि, तड़ित, वर्षा या बवंडर। सिंपल सा आंसर है, हो जाएगा लाइटनिंग के अंदर, जो बिजली चमकती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक सिटी का फिनोमेना शामिल है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आंसर देख के बता सकते हो फटाफट स्पीडली। अंजलि एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण करती है, बानू इसे 5 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। ठीक है, अंजलि को ए ले लीजिएगा, बानू को बी ले लीजिएगा। ए यदि 10 दिन में करता है, बी इसको 5 दिन में करेगा, वही अपने को एलसीएम लेना है, 10 हो जाएगा। इधर एफिशिएंसी 1 हो गई, 2 हो गई, टोटल एफिशिएंसी 3 होगी, तो अपना आंसर हो जाएगा 10/3। 10/3 यानी ये आएगा या ये आएगा। 10/3 में क्या बनेगा, 10/3 में भाग दीजिएगा, 3 सही 1/3, तो 3 तो दिन हो गए। 1/3 का मतलब क्या हो गया, 24 घंटे का होता है दिन, यानी 8 घंटे। ये अपना आंसर हो जाएगा 3 दिन 8 घंटे, सी करेक्ट आंसर बन जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको अक्स की वैल्यू रखनी है इसके अंदर और वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे अक्स की वैल्यू रख देते हैं 3 इंटू अक्स स्क्वायर कर लेता हूँ, मैं अलग से कर लेता हूँ। अक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6√2, तो ये हो जाएगा 9 2 11 माइनस 6√2। ठीक है, यानी मैंने ओनली अक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, मैं यहाँ पे रख देता हूँ 11 माइनस 6√2, 3 इंटू 11 माइनस 6√2 प्लस 2 इंटू अक्स की जगह रख दिया मैंने 3 माइनस √2 माइनस 4, तो 11 33 माइनस 36 18√2 प्लस ये हो गया 3 दूनी 6 माइनस 2√2 माइनस 4, तो 6 में से 4 के 2 और 33 और 2 कितना हो जाएगा 35, और ये 18 और 2 20, ये अपना आंसर हो जाएगा 35 माइनस 20√2। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें आपको वैल्यू बतानी है, क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा π/4 होता है, इसका मतलब हो गया 45। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर 45 को मैं 7 से गुणा करूं तो कितना बनेगा, 45 को 7 से गुणा करके देख लो, 7 पंजे 35 असल 3 7 28 और 3, यानी ये आ गया 315, तो ये तो आ गया मेरे पास साइन 315। ठीक है, मैं इसको संख्या में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये सिंपल बन जाएगा, आगे आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल बन जाएगा। जैसे ऐड करोगे आगे सबकी गुणा में साइन 45 इंटू
साइन ये कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, और ये कितना बनेगा 45 इंटू यानी 225 बन जाएगा आपके पास साइन 225। अब देखिए 315 का मतलब क्या है, साइन ऑफ 360 माइनस 45, ठीक है। ये साइन 45 है, इसको ऐसा कैसे रखना है, साइन 135 को क्या लिखना है, साइन 180 प्लस 45, नहीं साइन 90 प्लस 45, और ये क्या हो जाएगा साइन 180 प्लस 45, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जाइएगा कन्वर्जन में 0, 90, 180, 270, ठीक है। इसमें ASTC, इसमें सभी के सभी पॉजिटिव है, इसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव है, इसमें टेन और टेन का उल्टा कोसेक कॉट पॉजिटिव है, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव है, और 90 और 270 पे अपने को चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिएगा साइन 360 माइनस 45, साइन 360 माइनस 45, तो यानी 360 यहाँ पे इसमें से 45, तो ये आपका बनेगा माइनस का साइन 45, ठीक है। साइन 45 ऐसा कैसा है, साइन 135, तो यहाँ 90 प्लस 35 यानी इसमें, और साइन 90 की वजह से चेंज हो जाएगा कोस के अंदर, कोस 45, और साइन 225 180 प्लस 25, तो ये हो गया साइन 45, और इसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि इसमें साइन माइनस होगा। तो देखिएगा माइनस माइनस आपका प्लस हो चुका, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी भी 1/√2, इसकी भी 1/√2, तो आपका आंसर हो जाएगा ये 2 गया, ये 2 गया, तो यहाँ 1/4, 1/4 अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। सी करेक्ट आंसर बनेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन बताइएगा, इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज बनेंगे कमेंट कीजिएगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल 1 सेकंड का, काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने 10, 8, 6, 5, 10, 8, 6, 5, सबका सही होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको काउंट करना ओनली, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 बन रहे तो 5 का डबल कर दीजिएगा 2, 5 दूनी 10, इसमें टोटल ट्राइंगल बनने वाले हैं। ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर O के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद कैसा प्रतिबिंब बनेगा। आपके पास ये अवतल लेंस है, इसका ये ऑप्टिक हो गया, इधर इधर F हो जाएगा, इधर 2F हो जाएगा, और ये इधर अनंत हो जाएगा। ये कह रहा है कि अनंत और इसके बीच में, तो अनंत और इसके बीच में यहाँ पे कोई भी वस्तु रखते हो तो किस प्रकार की इमेज बनेगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली लाइन को O से गुजार दीजिएगा, ये जाएगी O से गुजरती हुई, ठीक है। दूसरी को आप इससे F से गुजार दीजिएगा, ये दोनों कहीं नहीं मिलेगी, देखिएगा ये F हो गया, ये 2F हो गया, और यहाँ पे रख रहे हो ऑब्जेक्ट, तो एक वस्तु यहाँ O है, तो एक तो आपकी इधर से चली जाएगी, ठीक है। एक आपकी यहाँ से टकराएगी, पहले टकराने के बाद वो F से आएगी, पहले यहाँ पे टकराएगी फिर वो F से निकलेगी, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर वो दोनों काटेगी, समझिएगा। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा और इस पॉइंट के ऊपर वो दोनों आपस में काटेगी, ठीक है। ये इसके पैरेलल जाएगी और F से गुजरेगी, और ये सीधी सीधी इसके O से गुजरेगी, ठीक है, और यहाँ पे मिलती है। तो अब बताइएगा क्या होगा आंसर, ये देख लिया आपने, समान साइज की बनेगी या बड़ी बनेगी, या पॉइंट की साइज, पॉइंट साइज मतलब बिल्कुल पॉइंट साइज से, या डिमिनिश का मतलब छोटी साइज की बनेगी, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, डी आंसर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको, इस तरीके से आपको रखना है, ये F है, ये 2F है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो पहले इसके पैरेलल जाएगी, F से गुजरेगी, यहाँ पे O है तो दूसरी इसके O से गुजरेगी, और यहाँ पे जिस पे पॉइंट पे कटेगी वो अपनी साइज हो जाएगी इमेज की। इस पैटर्न को पूरा करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह, तो सिंपल सी बात है, अगर इस तरीके का पैटर्न है तो ये भी इस तरीके का आएगा, और इसमें ये बनेगा, यानी इस तरीके का जो भी पोर्शन है वो अपना आंसर हो जाएगा, यानी ये मिल रहा है बी वाला अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है। पूर्णिमा और अगली पूर्णिमा, एक फुल मून आ गया और फिर से फुल मून आ रहा है, उनके बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 28 दिन, 26 दिन, 29.5 दिन या 31 दिन। सी के साथ आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 29.5 दिन। विश्व जल दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या थी, थीम बतानी है आपको, वर्ल्ड वाटर डे 2019 की थीम क्या थी,
किसी को पीछे ना छोड़ो, वन और शिक्षा, वनों से प्रेम करना सीखे, आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन, सूर्य, पृथ्वी और मौसम। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक के साथ में, लीव नो वन बिहाइंड है। 38 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देते हैं? कोयल, तोता, गौरैया, कबूतर। जो अपने घोंसले में अंडे नहीं देते हैं, आंसर हो जाएगा बिल्कुल एक के साथ में कोयल करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसका विद्युत प्रतिरोध उच्च है? अब इसमें देखिएगा बल्ब दे रखे हैं, क्वेश्चन मतलब आपको ये कंफ्यूज पैदा कर सकता है। इसमें यदि बल्ब दे रखा है तो बल्ब की रेटिंग वाट में देनी चाहिए थी, लेकिन आपको रेजिस्टेंस यानी ओम में दे दी। अगर ओम में दे दी, यही पूछ रहे किसका प्रतिरोध उच्च है, तो सिंपल सी बात है, ये अपने को इसी में दे रहा है कि अपन ये तो बच्चा ही कर देगा, रेजिस्टेंस दे रखा है तो अपना 100 ओम ही अपना आंसर होएगा। तो क्वेश्चन आप थोड़ा खुद का दिमाग लगाओगे तो इसको गलत कर बैठोगे, इसको पावर समझ लोगे आप। यहाँ पे अपने को आंसर 100 पे लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? नर्मदा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और भाखड़ा नांगल। कौन सा बांध है जो कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है? नर्मदा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और भाखड़ा। तो आंसर हो जाएगा सी के साथ में नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर को कृष्णा नदी पर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे, इनमें से डिफरेंट को चूज करना है, एच, यू, एफ, एन, क्या होगा अलग? आंसर दीजिएगा, सही कीजिएगा इसको। तो एच, यू, एफ, एन, देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिया, बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी तीन व्यंजन है, एक स्वर है, ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवल्स होते हैं, स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये इसमें बाकी अपने। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल किसके समानुपाती होता है? आपके पास दो वस्तु है, एक वस्तु का एम मास है, एक वस्तु का स्मॉल एम मास है, इनके बीच में दूरी डी है, तो इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो किसके समानुपाती होगा? जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो गलत करने की संभावना नहीं बनती। द्रव्यमानों के अंतर पे भी नहीं करेगा, द्रव्यमानों के वर्गों के योग पर भी नहीं करेगा, उनके सम पे भी नहीं करेगा, डायरेक्टली गुणन पर सिंपल सा फॉर्मूला लगाएगा, ए बराबर जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यानी गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपना आंसर बनेगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यौगिक का अणुसूत्र C2H6O है, यौगिक का नाम बताना है। इथेनॉल, इथेनोइक अम्ल, डाइमिथाइल ईथर, इथेनॉल दोनों। C2H6O आंसर बनेगा अपना सी, बोथ डाइमिथाइल ईथर एंड इथेनॉल। इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे अपन 25-25 क्वेश्चन वाले सेट में, तो उनको मिस मत करना आप। यहाँ पे फोकस रखना ओनली मैथ रीजनिंग को फोकस रखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग की अपन अलग से वीडियो नहीं बना सकते, फाइल बनाना, वीडियो बनाना, तो इसमें अपने को अच्छे खासे बाइलिंगुअल क्वेश्चन सेट मिल चुके हैं, इसलिए अपन इसी में कवर कर रहे हैं। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण दे रखा है 150 डिग्री। आंतरिक कोण समझते हो, जैसे ये त्रिभुज है तो ये हो गया आंतरिक कोण। इसी प्रकार कोई भी बहुभुज मान लीजिएगा, कितने भी डिग्री का बना लीजिएगा, ठीक है, मेरे को नहीं पता कितने भुजा है इसके अंदर। तो इसमें ये दे रखे आंतरिक कोण दे रखे हैं, ठीक है। सपोज ये आंतरिक कोण हो गया 150 डिग्री का, तो इसका बाह्य कोण कितना होगा? एक सीधी रेखा होती है, इस पे एक कोण 150 डिग्री का बन गया, तो बाह्य एंगल बन जाएगा 30 डिग्री का। जब मेरे पास बाह्य एंगल आ चुका तो डायरेक्ट मैं इसमें भुजा निकालने के लिए 360 में भाग दे दूंगा। समझिएगा क्वेश्चन को, 360 में बाह्य एंगल का भाग दे दीजिएगा, यानी 12 भुजा होगी इसके अंदर। तो 12 भुज यानी 12 भुजा अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप इसका बाह्य एंगल निकाल लीजिएगा और 360 में डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा, आंसर हो जाएगा ए। इनमें से कौन सा एक जॉइंट नहीं है? गर्दन, टखना, घुटना, कोहनी। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा एक जोड़ नहीं है? गर्दन, टखना, घुटना, कोहनी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक के साथ में नेक। क्वेश्चन नंबर 46 को मेरे को स्किप मारना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप मार दीजिएगा, लेके मत बैठिएगा, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा आपका समय ले लेगा ये, क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है और मतलब बिल्कुल बैंक लेवल का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन ईजी है, लेकिन सॉल्व करने में यहाँ पे अपने को टाइम भी चाहिए और साथ ही साथ में स्पेस भी चाहिए, तो इस क्वेश्चन को स्किप मारना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन है, यदि इसके बेस पे 5-7 क्वेश्चन देखने को मिले तो आप सॉल्व करना, लेकिन एक ही क्वेश्चन है तो एग्जाम में स्किप मार देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी? 12, 30, 20 आगे क्या आने वाला है? 12, 30, 20 आगे क्या आने वाला है? देखिएगा, इसमें लॉजिक लगाएगा 4 का स्क्वायर -4, ये हो गया 6 का स्क्वायर -6, ये है 5 का स्क्वायर -5। तो आगे आने वाले क्या होगा? ये 4 है तो ये 2 6, ये 5 है तो आगे आने वाले 7 का स्क्वायर -7 बनना चाहिए, ठीक है। ये है अपना 4 का स्क्वायर -4, ये हो गया अपने पास 6 का स्क्वायर -6, तो ये है 5 का स्क्वायर -5, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 6, तो 5 2 7 का स्क्वायर -7, 49 -7 यानी 42 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 4 3 5 2। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। मास होता है इसका 16। यहाँ से पूछ के इसके अंदर कितने एटम होते हैं? O2 यानी इसके अंदर 2 एटम होंगे। ओजोन O3 होता है तो यानी इसके अंदर 3 एटम होंगे ओजोन के अंदर, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं तो फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? कमेंट कीजिएगा, फुटबॉल के अंदर कितने प्लेयर होते हैं? 13, 15, 11 या 7? बास्केटबॉल 5, तो फुटबॉल आंसर हो जाएगा अपना सी, 11 प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 लास्ट क्वेश्चन आज का अपना क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर आपको दर दे दी, समय दे दिया, CI और SI का अंतर आपको दे दिया 45 रुपए, तो राशि बतानी यानी मूलधन आपको बताना है। किसी निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो राशि ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगेगा CI - SI = P × R/100 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब टाइम का गैप है 2 वर्ष हो, 2 वर्ष के लिए ही ये फॉर्मूला लगेगा। तो अंतर कितना है? 45 = P की वैल्यू अपने को निकालनी है, R की वैल्यू 12.5/100 का होल स्क्वायर। इस पॉइंट को हटाया, मैंने 0 लगा दिया, इसकी जगह 8 हो गया, तो यानी 45 = P × 1/8 का स्क्वायर हो गया, तो 45 = P/64, तो P की वैल्यू हो जाएगी 45 × 64। 45 × 64 को गुणा कर लीजिएगा, 45 × 60 + 4 कर लीजिएगा, तो इसका हो जाएगा 0, 6 5 30, 6 4 24, 3 27, और 4 से गुणा करूंगा तो 180। ये मेरा आंसर हो जाएगा 0882 2880, ठीक है। तो देखो, ये था अपना NTPC एक्सपेक्टेड पेपर सेट 1, जिसमें अपन ने ओनली 50 क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब एग्जाम के अंदर आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एग्जाम से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने लेवल देख लिया है, 50 क्वेश्चन थे, इसका आप डबल कर दीजिएगा, तो इसी प्रकार के आपसे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट जो मैं पेपर सेट लेके आऊँगा, 2 3 4 5 जो भी अपने नेक्स्ट होंगे, उनके अंदर मैं कंप्लीट 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले, बोले तो रामबाण साबित होने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटे के निशान को चेक कर लीजिएगा, और अपने खास दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।